हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर बोले तो 12th लेवल का एग्जाम जिसका 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर लिया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न देख करके ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में प्रश्न कैसा कैसा पूछा जाता है, और उसी के बेसिस के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, जिसमें से कि हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको प्रश्न को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आगे वीडियो को देखना है, ताकि आपको आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पहला प्रश्न है। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा? 52%, 0.1%, 100% और 1%। कौन सा इसका आंसर होगा? तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यह प्रश्न तो काफी इजी है, लेकिन यहाँ बोला कि किसी संख्या के 50% का 2%, तो कई सारे लोग इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं करना है, आपको मान लेना है कि वह संख्या जो है वो 100 है। संख्या कितना है? 100 है। तो संख्या के 50% का 2%, तो सबसे पहले इसका हम लोग जो है वो 50% निकालेंगे। 50% कहने का मतलब आधा। 100 का आधा कितना हो गया? 50। अब इसका 2% बोला है, ठीक है। तो 50 का 2% कैसे निकालेंगे? तो 50 का 2%, 50 गुना 2 बटा में 100 हो जाएगा। 50 गुना 100, 2 एकम 2, यानी कि नंबर कितना आ गया? 1। अब इस 1 को देखना कि ये 100 का कितना प्रतिशत है। तो 100 का कितना प्रतिशत है? 1%। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना होगा? 1% होगा, जो कि ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आप ऐसे मान करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न में क्या बोला है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,135 है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, और सारा जो है वो रेलवे में आया हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। सारा एनटीपीसी का ही प्रश्न है। तो आप ये ऐसा ना सोचे कि ये प्रश्न कहीं से लाया गया है, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,135 है, यानी कि 3 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है 15,135 है, ठीक है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना है? 15,135, यानी यह औसत है। तो अगर कुल तीनों वस्तुओं का हम लोग मूल्य देखें तो कितना हो जाएगा? 15,135 गुना 3 बराबर है कितना आ जाएगा? 15 या 45,000, और 300 और 35 में 70 या 105, यानी कि 45,405। अब देखेंगे कि ये जो है टोटल कितना का वैल्यू, तो 45,405, ये 5 और 3 8 और 7 15, ये 15 का वैल्यू है, ठीक है। और हमसे बोला सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती कौन है? जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अनुपात में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है, तो सबसे छोटा कौन है? 3। तो हमें इसे 3 का वैल्यू चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, अब 5 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 9 का 45, 4 आएगा फिर 0, 5 8 40, और 5 एकम 5, कितना आ गया? 9,081 रुपया। यानी कि सबसे सस्ता वस्तु का मूल्य कितना है? 9,081 रुपया, जो कि ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सबसे महंगी वस्तु का मूल्य पूछता तो फिर 7 से गुना करते, चूंकि 3 5 7 में सबसे महंगा कौन सा वस्तु है? 7 का, वो 7 से गुना करते। यहाँ हमसे सबसे सस्ती वस्तु पूछा है, जो कि 3 हो जाएगा, तो 3 से गुना किए, इसका आंसर कितना आ गया? 9,081 रुपया। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न है कि 2 8 और 12 के चतुर्थानुपाती तथा 9 और 4 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं कि रेशियो में भी रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग 2 8 और 12 का चतुर्थानुपाती निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, चतुर्थानुपाती निकालने के लिए 2/8 बराबर 12/x हो जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो में देखते हैं तो 2:8 समानुपात
12/x निकलता है, ठीक है, जिसको अगर आगे हम लोग बढ़ाएं तो बटा 8 बराबर 12/x हो जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 चौके कितना हो गया 8 है, और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 12 चौक 48। उसके बाद बोला है कि 9 और 4 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए कल भी हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किए थे। तो मध्यानुपाती कैसे निकलता है, √9 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा √36, जिसका वैल्यू 6 हो जाएगा। तब बोला कि चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात, तो चतुर्थानुपाती कितना आया 48 और मध्यानुपाती कितना है 6। आगे सॉल्व करेंगे 6 8 48 यानी कि कितना आ गया 8/1, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसका व्यय 840 रुपया है तो उसकी आय कितनी है। ऑप्शन देख सकते हैं 1000, 1100, 1200 और 1250 रुपया। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई सा भी व्यक्ति अगर इनकम करता है तो कितना करता है इनकम 100%, यानी कि पूरा का पूरा 100% अपना इनकम करता है। उसमें क्या बोला कि अपने आय का 30% बचाता है। अगर वो 30% बचाता है तो फिर 70% खर्च करता है, ठीक है। यही ना बोला है कि अपने आय का 30% बचाता है, और यदि उसका व्यय 840 रुपया है तो अगर प्रतिशत में देखें तो 70% खर्च करता है, और रुपया में देखें तो 840 रुपया व्यय करता है, यानी कि यही 70% का वैल्यू कितना है 840। आगे काटेंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा 7 12 7 84, यानी कि ये 12 बार में चला गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 12 रुपया। चूंकि ये रुपये में दिया हुआ तो 1% का वैल्यू 12 रुपया, और उसका जो टोटल आय कितना है यहाँ से देखेंगे 100% है। तो 100% के लिए अगर इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ गया 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति का कुल आय कितना है तो 1200 रुपया। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य ₹5180 अंकित करता है, यदि 31% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपसे बोले भी थे कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो सेट 1 में भी ऐसे प्रश्न को करवाए थे जिसमें कि अंकित मूल्य पूछा था, लेकिन इस बार क्या है कि क्रय मूल्य पूछा है। तो चाहे आपसे अंकित मूल्य पूछे, क्रय मूल्य पूछे, छूट पूछे या फिर लाभ हानि कुछ भी पूछे, आप बस एक सिंगल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बटा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लेंगे, और सेट 1 में भी करवाए तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं कि ऐसा प्रश्न इससे कितना ज्यादा पूछा जाता है। तो हमसे पूछा क्या है क्रैमूल यानी कि सीपी पूछा है, और एमपी दे दिया है। तो एमपी का वैल्यू कितना दिया है, किसी दुकानदार का मूल्य 5180 रुपया अंकित करता है, यानी ये एमपी है हमारा। तो बस जो दिया उसे हम लोग बैठाते जाते हैं। एमपी का वैल्यू कितना 5180, तो यहाँ पे 5180 कर देते हैं। सीपी निकालना है तो बटा सीपी बराबर 100 या प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो हमको इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो ये 105% हो गया। और छूट कितना कर दिया 31% का छूट दिया है, तो 31% छूट देने के बाद यहाँ पे कितना बचा ये 69%। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग आसानी से सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 से ये 21 बार में चला जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 36 136 बार में, ठीक है। फिर 3 से काटते 3 से 21, 27 तिया 69। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया 136, इसको 5 से भाग देंगे तो ये 1036 होगा, ठीक है। अब कितना आ गया 1036 को हम 23 से गुना करेंगे, तो अगर 1036 को चलिए 23 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। कितना है 1036 गुना 23, तो यहाँ आ जाएगा 18 का 8, एक बचा 3, 3 9 1 10 का 0, एक बचा 1 और 3, और ये कितना आ जाएगा 1036 का 2072, पूरा जोड़ेंगे तो 8 2 8 3 2, यानी कि 27,828 आ गया। अब इसे हम लोग कितना तो इस 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। 7 या 21, 2 7 चौक ये 28 हो गया, 2 8 नहीं जाएगा,
7 चौक 28 यानी कितना आ गया 3404, जो कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3404 रुपये। ठीक है, तो सीपी का वैल्यू कितना निकल गया 3404 रुपये। आपको यदि एमपी पूछता या फिर प्रॉफिट लॉस या फिर डिस्काउंट पूछता तो सारा इसी फॉर्मूला से बन जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न में क्या बोला है कि 28%, 20% और 10% का क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। यहाँ पे कुछ आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो देखिए, अगर आपके पास इसका एक बनाने का ट्रिक भी हो सकता है और नहीं है तो फिर आप इसको जो है सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं। लेकिन आपका ट्रिक क्या है, अगर देखते हैं इसमें काम कर जाता है तो फिर हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे, यानी डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से ही बनाएंगे। तो यदि प्रतिशत यानी कि छूट कितना भी बड़ा हो 28, 30, 35, 50 जितना लंबा हो सकता है, ठीक है। यदि उसमें एक 10 का आ गया है, यानी एक 10% का छूट है, तो फिर आपको इसमें ट्रिक पे ही ध्यान देना है कि सारे का जो है डिजिटल सम एक होना चाहिए, यानी जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम एक हो गया वही आपका आंसर होगा। तो चलिए डिजिटल सम से ही करते हैं। 8 4 12 1 13, 13 और 6 19, 19 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1, यानी इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। ठीक है, और भी बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे 5 5 10 और 8 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 9, इसका देखें तो 6 4 10, 10 और इधर 9 6 15, 10 और 15 25, 25 को आपस में जोड़ेंगे तो 7, इसको जोड़ेंगे तो 4 6 10 11, एक 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल सम जो है केवल एक ही ऑप्शन ऑप्शन ए का आया, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारा इसका आंसर नहीं होगा। अगर नहीं, अगर किसी दो में एक आया था तो फिर हम लोग सक्सेसिव मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सातवां प्रश्न में क्या बोला कि एक तैराक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। तो ऐसा ही प्रश्न हम लोग कल भी किए थे, यानी सेट 1 में, जिसमें कि आपको क्या बोले कि उसमें धारा की चाल पूछा था, लेकिन इस बार जो है वो तैराक की चाल पूछा है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि एक तैराक की धारा की दिशा में, यानी जिस दिशा में धारा जा रहा है उसी में दिशा में तैराक भी जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके विपरीत दिशा में जा रहा है यानी कि अप स्ट्रीम, तो इसका वैल्यू कितना है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। अब आपसे पूछा क्या है कि तैराक की चाल, तो कुछ नहीं करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा में 2 हो जाएगा। अगर यही चाल पूछता जल का धारा का तो इसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा में 2। तो यहाँ पे तैराक का चाल पूछा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना है 40 प्लस 26 बटा 2, 40 और 26 कितना हो जाएगा 66 बटा में 2। अगर आगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट 8वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 8वें प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, किसमें क्या पूछा है, बोला कि ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले इसे 63 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो दिया उससे पहले हम लोग लिखते हैं। क्या बोला, ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले उसी काम को 63 दिन में पूरा करता है। ए अकेले कितने दिन में पूरा करता है 63 दिन में पूरा करता है। तब बोला कि उस काम का आधा भाग जो है बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो चलिए हम लोग ए और बी दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि दोनों एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो चलिए इन 14 और 63 का एलसीएम निकालते हैं, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 126। ठीक है, यानी कि ये टोटल वर्क निकल गया, तो कुल काम कितना है 126 यूनिट। तो चलिए अब दोनों का हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ये कितना बार में चल जाएगा, हम ये 14 से 9 बार में जाएगा, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करेगा और ए अकेले जो है 63 दूना 26। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी कितना निकला 2 और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 है। तो यहाँ से अगर बी का हम लोग एफिशिएंसी निकाले यानी कार्य दक्षता, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7। तब बोला है कि बी अकेले उसी काम का आधा भाग, तो 126 का आधा कितना हो जाएगा, फिर से ये 63 हो जाएगा। अब बोला कि बी अकेले कितना करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 7 है, तो इसे 7 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 7 9 63, यानी कि बी जो है इस पूरे काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेगा 9 दिन में, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग 9वें प्रश्न को देखेंगे।
चलिए 9वां प्रश्न में क्या बोला कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को आधा भरने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न कुछ ऐसा ही है कि एक जो कोई पाइप है वो 12 घंटे में पूरे टंकी को भर सकता है, लेकिन दूसरा पाइप 21 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का आधा भरने में कितना समय लगेगा, या आधा भाग भरने में कितना समय दोनों को लगेगा। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो एक जो टंकी भर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं भरने वाला पाइप का हम लोग ए नाम दे देते हैं, जो कि ए पॉजिटिव ये भर रहा है, और खाली करने वाला का बी नाम देते हैं, जो कि बी नेगेटिव ये खाली कर रहा है। तो ए जो है किसी पाइप को 12 घंटे में पूरा भर देता है, लेकिन बी उसी टंकी को 21 घंटा में खाली कर देगा। तो दोनों का हम लोग काम देखते हैं कि दोनों का एफिशिएंसी कितना है, कितना कितना ये जो है वो 1 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 84। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 सत्ते 84, ये पॉजिटिव यानी कि ये भरेगा, और 21 चौक 84 ये खाली करेगा। तो अगर 1 घंटा में ए टंकी को 7 यूनिट भरेगा तो बी जो है वो 4 यूनिट खाली करेगा। तो 1 घंटा में टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 7 भरेगा और 4 खाली होगा, यानी कि 1 घंटा में जो टोटल काम है वो 3 होगा, यानी कि 3 यूनिट टंकी भरेगा। तब बोला कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर एक साथ खोलेंगे तो 3 यूनिट 1 घंटा में भरेगा। तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42। कितना हो गया, 42। 42 यूनिट आपको टंकी भर रहा है, और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 3, तो 3 से इसे भाग कर देंगे, तो 3 से 14 तिया 42, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर 14 घंटा, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 6.5, 6, 7 और 7.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी आपका नजदीक नजदीक दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहे, ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता तो फिर आप 1 से लेकर के 12 तक पूरे संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर उसे 12 से भाग देंगे, तो इसका आंसर बता सकते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें आपका काफी समय लग जाएगा। तो चलिए इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे।